सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 61 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वक्त कम है, डील करो, वरना हमारा आदमी तो समझो मर ही गया है। लेकिन फिर क्या होगा ये तुम जानते हो, बानीता ने गुस्से में कहा। ये जो तुम्हारे पास बंदा है इसे मालूम है ये तुम लोगों को ले आएगा। ऑफिसर ने फिर कट हुजती की तो बानीता ने फोन बंद कर दिया। फिर वो फोन अपने हाथ ही में रखते हुए बोली, देख जवान, सोच कर जवाब देना। जो पहले पता बताया था वही दुरुस्त है या उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया? तो वो सोचते हुए बोला, 100% ही दुरुस्त है। अब अगर वो लोग बंदे को आगे पीछे कर दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके। ये कहकर उसने अपना सेल फोन निकाला और रोनीत कौर को ऑफिसर का नंबर देकर कहा कि इसकी लोकेशन देखकर बताती रहो। अगर ये कहीं इधर उधर हरकत करे तो फौरन बताना। उनकी वैन तेजी से भागती जा रही थी। जसपाल का दिमाग उससे भी तेज भाग रहा था। उसे कहीं ना कहीं गड़बड़ महसूस हो रही थी। एकदम से उनके गिर्द घेरा तंग हो जाना बहुत कुछ समझा रहा था। उसका पहला ख्याल गोपाल नंद की तरफ गया। कहीं उसने तो बेगैरती नहीं की, मगर वो तो बात रात तक खत्म हो गई थी। अगर उसकी तरफ से ऐसा कुछ होता तो वो रात ही धर लिए गए होते। जिस तरह ऑफिसर ने उसे वहां बुलाया था वो अकेला तो नहीं होगा। वो तो उनके लिए पूरी फील्डिंग लगाएंगे। तो क्या संधू को उनकी गिरफ्त में मर जाने दें? ये सवाल उभरा तो उसे एकदम से तकलीफ महसूस हुई। वो ऐसा नहीं कर सकता था। चाहे चंद दिन का साथ था, वो उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सोचते ही उसने फैसला कर लिया, जो भी होगा अब देखा जाएगा। उनके ख्यालात की तार तब टूटी जब बानीता का फोन बज उठा। वो चंद लम्हे बात करती रही, फिर फोन बंद करते हुए बोली, ये जवान ठीक कहता है, वही लोकेशन है। चलो फिर नौतन को बताओ, उधर ही निकलें। जसपाल ने कहा ही था कि जोरदार सिंह का फोन आ गया। जी अंकल, बानीता ने फोन रिसीव करते ही कहा। कहाँ पर हो? उसने पूछा तो उसने अपनी सूरत हाल बता दी। इस बंदे को काबू में रखो और फौरन किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचो। उधर गुलमहर रोड वाले ठिकाने पर मत जाना, वहां अगर कोई साथी है भी तो उसे वहां से निकल जाने का कहो। मैं बाद में फोन करता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। बानीता ने जसपाल को बताए बगैर पहले रोनीत को फोन किया कि वो वहां से पूरी एहतियात के साथ फौरन निकल जाए और वहीं पहुंचे जहां से आई थी। वो इससे बाद में राब्ता करेगी। बाद में उसने जसपाल के कान में बताया। उसने वैन की स्पीड बढ़ा दी। ये उसकी इज़्तिरारी कैफियत का लाशऊरी इजहार था। उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो किस तरफ भागा जा रहा है। बानीता ने नई सूरत हाल के बारे में नौतन कौर को भी आगाह किया। दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर थे। कुछ देर के बाद जसपाल ने एक मार्केट की पार्किंग में वैन रोक दी। उस वक्त तक उन्हें मालूम था कि वो किस इलाके में हैं। बानीता ने उस बंधे हुए जख्मी जवान पर तरपाल डाल दी। उसका सेल फोन उठाकर वैन से नीचे उतर आई। जसपाल पहले ही नीचे उतर आया था। नौतन कौर अपने साथियों समेत उनसे थोड़े फासले पर थी। नौतन और बानीता के दरमियान मुसलसल राबता था। वो दोनों टहलते हुए एक स्टोर में दाखिल हो गए। वहां से उन्होंने जूस लिए और बड़े आराम से पीते हुए बाहर आ गए। इस दौरानिए में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। उन्हें जोरदार सिंह के फोन का शिद्दत से इंतजार था। तभी उनका फोन आ गया। इस वक्त तुम लोग कहाँ हो? हमें ज्यादा तो नहीं मालूम पर स्टोर का नाम बता देते हैं। ये कहकर उसने बता दिया। ओ, तो तुम इस वक्त भीम नगर के 16 नंबर रोड पर हो। ये मार्केट उसी रोड पर है। ये चार कोप गांव के आसपास है। खैर, मैं एक नंबर देता हूँ, इसके साथ राब्ते में हो जाओ। अभी कुछ देर के बाद तुम लोगों से कुछ बंदे मिलेंगे, उन पर आंखें बंद करके यकीन करना। यकीन ना आने की कोई वजह नहीं होगी। बहुत सारी बातें तुम्हारी मुंतजिर हैं। मैं बाद में राब्ता करता हूँ। ये कहकर जोरदार सिंह ने फिर फोन बंद कर दिया। जैसे ही उसने जसपाल को बताया तो उसने तबसरा किया, ये तेरा अंकल जोरदार सिंह जी कहीं ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हो गया? इतना सस्पेंस फैला दिया है। उसने आखिरी सिप लिया और खाली डब्बा डस्टबिन में फेंक दिया।
इससे पहले बानीता उसकी बात का कोई जवाब देती, उसका फोन बज उठा। उसकी हेलो के जवाब में किसी ने कहा, हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। उन्हें 10 मिनट गुजारने बहुत भारी हो रहे थे। इस दौरान बानीता फोन ही करती रही, कभी नूतन कौर और कभी जोरदार सिंह को। तभी एक शानदार फोर व्हील मार्केट की उसी पार्किंग में आकर रुकी। वो दोनों एक तरफ खड़े थे। उन्होंने देखा कुछ गाड़ियां आगे पीछे सड़क पर ही रुक गई थी। ऐसे में बानीता का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की तो किसी ने भारी आवाज में कहा, हम स्टोर की पार्किंग में हैं, तुम लोग कहाँ हो? तुम फोर व्हील में हो? उसने पूछा। ओह, तो ये तुम दोनों हो, आ जाओ। फोर व्हील का स्याह शीशा नीचे हुआ तो एक भारी बदन वाले बंदे का क्लीन शेव चेहरा दिखाई दिया, जो उनकी तरफ देख रहा था। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। तभी दरवाजा खुला तो वो हैरान रह गए। सामने आंखें बंद किए संधू पड़ा था। क्या ये बानीता से कहा नहीं गया? नहीं, सिर्फ बेहोश है। तुम लोग बैठो, चलें। उस भारी बदन वाले ने कहा तो फोर व्हील में बैठे ही थे कि वो चल पड़े। जसपाल ने वैन में पड़े बंदे का सेल फोन निकालकर फेंकते हुए पूछा, ये सब कैसे? कहीं सुकून मिलता है तो पूरी तफसील से बताऊंगा। उसने संजीदा लहजे में कहा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुंबई में ही हैं। जहां हम जा रहे हैं वो काफी महफूज जगह है, उसने कहा। मेरी एक दोस्त मेरा इंतजार कर। नौतन कौर ने उसे भी बुला लिया है। अभी कुछ देर में वो लड़का जो थाईलैंड से आया है, क्या नाम है, हाँ, अरविंद सिंह, वो भी पहुंच जाएगा। अब तुम महफूज हो, उसने कहा तो जसपाल ने बानीता की तरफ देखा। उन्होंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सड़क से उतरकर आनंद पार्क के इलाके में दाखिल हो गए। फिर दरियाए धाईसर के किनारे बने एक खूबसूरत 2 मंजिला फार्म हाउस में जा पहुंचे। अगरचे रात के वक्त इतना दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एहसास था कि सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान पौधों और बेलों से लदा हुआ वो फार्म हाउस काफी बड़ा था। मुमकिन है वो बहुत हसीन दिखाई देने वाला हो, मगर रात के अंधेरे और गाड़ियों की रोशनी में फक्त अंदाजा ही किया जा सकता था। पोर्च में फोर व्हील रुकी तो सभी नीचे उतर आए। अंदर से चंद मुलाजमीन बाहर आए। उन्होंने बेहोश संधू को उठाया और अंदर ले गए। अभी डॉक्टर आ जाता है, ये होश में आ जाएगा। तुम सब लोग फ्रेश हो जाओ, अभी डिनर पर मिलते हैं, भारी बदन वाले ने कहा और अंदर की जानिब चला गया। जसपाल को अगरचे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने मुलाजिम के कहने पर उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए जिधर वो लेकर जाना चाहता था। डिनर पर उन दोनों के अलावा वही भारी बदन वाला मौजूद था। उसने मेज के साथ कुर्सी पर बैठकर नैपकिन दुरुस्त करते हुए कहा, संधू को होश आ गया है, डिनर के बाद हम उसे देख पाएंगे। फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो ठीक है। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, और हाँ, नाम तो मेरा तेजा सिंह है, लेकिन लोग मुझे TS के नाम से जानते हैं। तुम लोग भी कह सकते हो। लो, शुरू करो। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसने खाने की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से खाना खाने लगे। कुछ देर के बाद वो बानीता की तरफ देखकर फिर बोलने लगा। बानीता, दरअसल ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब वो फिल्म तुम्हारे किसी हमदर्द ने लाकर तुम्हें दी। दरअसल वो तुम्हारा हमदर्द नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन था। ये क्या कह रहे हो तुम? आगे सुनोगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम लोगों को कितने बड़े तूफान से बचा कर लाया हूँ। ये कहकर उसने दोनों की जानिब देखा। कैसा तूफान? बानीता ने पूछा। असल में उन्हें वो शख्स चाहिए जो संधू के साथ जजीरे से फरार हुआ था। उसने डेविड बेंज को मारा और उनके नरमीन हाउस को तबाह करके गायब हो गया। ये एक तरह से मुंबई फोर्सेस और राह के लिए तो चैलेंज बन गया था। मुसाद के लिए भी ऐसा ही है। नरमीन हाउस से तुम्हारी तस्वीर मिलने के बाद उन्होंने उस क्लू को ज़ाया नहीं होने दिया और उसी को इस्तेमाल करने का सोचा। जैसे कि जसपाल के बारे में भी पता चला। ये कार्ड उन्होंने इसलिए खेला कि घबराहट में या एक दूसरे को बचाने के लिए तुम लोग निकलोगे। वही हुआ, तुम लोग निकले, और बड़ा काम ये हुआ कि तुम लोगों ने ऊगी में CBI वालों समेत बंदे मारे और वहां से निकले। उन लोगों को तुम्हारे जालंधर में होने के बारे में यकीन हो गया। वो लोग जालंधर में ही तुम लोगों को घेरना चाहते थे कि तुम सब एक बार फिर गुम हो गए। ये चूहे बिल्ली का खेल वो खुद खेलना चाहते थे ताकि वो उस खेल के सिरे तक पहुंच सकें।
वो सीबीआई वाले इसी मकसद के लिए वहां गए थे, मतलब मुझे पकड़ने? जसपाल ने पूछा। जी, इसी मकसद के लिए, मगर सवाल ये है कि उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? यही कहना चाहते हो ना तुम? टीएस ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, जसपाल ने कहा। तुम लोग तो सामने थे ही, असल में वो जमाल को तलाश कर रहे थे, जो पाकिस्तानी था और यहीं कहीं गायब हो गया था। वो उस तक पहुंचना चाहते थे, टीएस ने बताया। तो फिर ये संधू? जसपाल ने कहना चाहा तो वो बोला, बता रहा हूँ। जालंधर में तुम लोग गायब हुए तो ये संधू उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर दिखाई दे गया। इसके साथ ही वो लोग भी मुंबई उसके साथ आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जमाल यहीं मुंबई में है। 2 दिन किसी ने राबता ना किया तो उन्होंने खुद एक्शन किया और संधू को पकड़ लिया, ताकि कोई तो बाहर आएगा। वही हुआ, तुम लोग बाहर आ गए। अब मेरा सवाल यह है कि तुम कौन हो और ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? जसपाल ने संजीदगी से पूछा। जिस दिन नरमीन हाउस में तबाही मची, हम उसी दिन से उस जमाल को तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसका और हमारा मकसद एक ही है। ये क्यों और कैसे है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर कहने लगा, तो मैं ये कह रहा था कि हम पूरी कुवत लगाकर ये मामला देख रहे थे कि जोरदार सिंह जी ने हमें बताया कि संधू को निकालना है। वो हम निकाल लाए हैं। जोरदार जी की शर्त ये थी कि हमने तुम लोगों को भरपूर मदद देनी है और जोरदार सिंह जी का नाम तक नहीं लेना। वो इस सारे मामले से अलग हैं। अब ये ध्यान में रहे कि हमने जोरदार सिंह जी को दरमियान में नहीं लाना, उन्हें भूल जाना है। समझें, वो इस मामले में हैं ही नहीं। वो हमारे मोहसिन हैं और एक झटके में हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। जसपाल ने उसे याद दिलाया। दिल्ली में बहुत ऊपर की सतह पर तुम लोगों का जिक्र चल रहा है। जहां फोर्सेस तुम लोगों को पकड़ना चाह रही हैं, वहां सियासतदान भी दो तरफ हैं। एक जो यहूदियों को भारत में दाखिले की इजाज़त दे रहे हैं, और दूसरा वो जो शदीद मुखालिफ हैं। भारत सरकार यहूदियों के हक में है, क्योंकि यहूदियों ने सरमाया ही इतना लाभ फेंका है कि ये इनकार कर ही नहीं सकते। टीएस ने कहा। तुम कहाँ हो? जसपाल ने पूछा। जाहिर है यहूदियों के मुखालिफ हैं। ये कहकर वो फिर यूं चौंका जैसे उसे याद आ गया हो। और हाँ, राम तिवारी भी इसी लाइन में है, जिन्होंने तुम लोगों के जरिए जमाल को पकड़ना था। लेकिन मुझे ये शक है कि वो तुम लोगों को भी डबल क्रॉस करेंगे, क्योंकि वो सियासतदानों के उसी ग्रुप से है जो यहूदियों के मुखालिफ हैं। ये शक तुम्हें कैसे हुआ? बानीता ने पूछा। क्या उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर को मारने की बात की थी? इस बारे में कोई बात हुई उसके किसी कारिंदे से? उसने जवाब देने के बजाय सवाल कर दिया। ये तो हुआ। ये कहकर जसपाल ने उस रात वाली सारी रुदात सुना दी। तो उसने मेज पर हाथ मारते हुए जोश से कहा, तो बस बात साफ हो गई। वो पहले ही 2 पुलिस ऑफिसर इसी तरह पार करवा चुका है। हर वो ऑफिसर जो उसकी फाइल लेता है, उसके दिन गिने जाते हैं। इस बार उसकी करप्शन की फाइल जगजीत भरभरे के पास है। वो कैसा ऑफिसर है? बानीता ने पूछा। वो दयानतदार, बहादुर और वतन परस्त है। करप्ट नहीं है, इसीलिए फाइल उसे दी गई है। टीएस ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ी साजिश से बच गए हैं। बानीता ने जेरे लब कहा। वो तुम सबको इकट्ठे पकड़ना चाहते थे और यहूदी नवाज लॉबी पूरी तरह सरगर्म है। उन्हें खास तौर पर जमाल मतलूब है। उनका ख्याल है कि वो उन्हें फिर नुकसान पहुंचा सकता है। टीएस ने वजाहत की। तुम क्या चाहते हो? जसपाल ने पूछा। साफ बात है, यहूदी लॉबी की तबाही और अपना मफाद। खैर, अभी यहीं रहो, हालात को देखते हैं, फिर कोई प्लान करते हैं। ये फैलाव सिर्फ भारत ही में नहीं, पाकिस्तान तक फैला है। टीएस ने कहा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाने के बाद वो संधू के पास चले गए। उस पर काफी तशद्दुद हो चुका था। उसने यही बताया कि उसने तशद्दुद तो सह लिया, मगर बात कोई नहीं बताई। उन्होंने उसे आराम करने दिया और दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए। उन्हें नौतन और अरविंद सिंह की आमद का इंतजार था। वो यहाँ आनंद पार्क के इलाके में आने के लिए चल पड़े थे। मैं लाहौर में घर की छत पर खड़ा मशरिक की जानिब देख रहा था। उफ़ की लकीर पर अभी अंधेरा था। उफ़्क पर फैली हुई सुर्खी अंधेरे में छा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे घर से दूर उफ़्क तक घर ही घर फैले हुए हैं। सारी रात गुजर गई थी। कुछ देर पहले गीत ने बताया था
کہ علی نواز، سلمان اور زویا نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ جنید اور اکبر لاہور کے لیے پرواز کر چکے تھے۔ میں پرسکون ہو کر چھت پر آ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا میں خوشگواریت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سوچوں میں اضطراب تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو کوئی کہہ رہا تھا، خود سے مقام خودی تک رسائی دینے والی قوت صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عشق۔ جب حضرت عشق طلوع ہوتا ہے تو وہ انسان کے سر سے پیر تک اپنی سلطانی قائم کر لیتا ہے۔ عشق میں بے ساختگی ہے، عشق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور نہ اسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خود قدم اٹھاتا ہے، اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ حالات کیا ہیں۔ میں اسی طرح کی بہت ساری باتوں میں گم ہو گیا۔ شاید میرے اندر مزید باتیں چلتیں، تاہم میری توجہ اس بجتے ہوئے فون کی طرف ہو گئی جس کا کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ بھارت سے کال تھی۔ میں نے وہ ریسیو کی تو دوسری طرف جسپال تھا۔ اس نے رات ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا، رب کا شکر کرو کہ تم لوگ ایک بہت بڑی سازش سے بچ گئے، لیکن اب بھی بہت احتیاط سے۔ کب، کون اور کہاں بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے بانیتا کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اس کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ اپنی بقا ہے۔ ایک طرح سے تم لوگ سامنے آ چکے ہو، اور پھر خاص طور پر جب معاملہ یہودیوں کا ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ بھارت کا وہ طبقہ جو سارے وسائل پر قابض ہے، وہ اس گدھے کو بھی باپ مانتے ہیں جس کے پاس سرمایہ ہو، اور یہ بے دریغ سرمایہ بھارت میں پھینک رہے ہیں۔ ارے ہاں، ٹی ایس نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان میں براہ راست تو نہیں، مگر چند سیاست دانوں کے ذریعے یہودیوں کے ایجنڈے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور اس پر باقاعدہ کام بھی ہو رہا ہے۔ کون ہیں وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ اسی لمحے میرے بدن میں سنسنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ بظاہر تو کوئی بندہ بھی سامنے نہیں ہوگا، لیکن اس نے صرف اتنا اشارہ دیا ہے کہ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان میں اپنی جگہ بنا پائی ہیں جب زلزلہ آیا تھا، اس نے بتایا۔ اسے کہو کہ وہ مزید بتائے، اندر تک کا سراغ لگائے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کا سراغ لگا لوں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سکون سے بیٹھ جائیں یا کچھ؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سکون سے کیوں بیٹھو؟ انہیں اس حد تک مجبور کر دو کہ وہ صرف تمہاری بات مانیں۔ مجھے فقط وقت دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تم میری اس نوجوان اروند سنگھ سے بات کروانا، پھر کوئی کام کی بات سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ دیر میں کرواتا ہوں، اس نے کہا۔ ہو سکے تو آن لائن ہی بات ہو، تاکہ باقی بھی سن لیں گے اور ان سے بھی تعارف ہو جائے گا، میں نے کہا، اور پھر ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ سورج روشن ہو چکا تھا۔ میں چھت سے نیچے آیا تو جنید اور اکبر کنٹرول روم میں مہوش اور فہیم کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ملنے ملانے کے بعد باتیں ہونے لگیں۔ دوسری طرف سلمان، زویا اور گیت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب باتیں سن رہے تھے۔ تب میں نے جسپال سے ہونے والی باتیں بتا کر اسی تناظر میں کہا، ہماری پہلی ترجیح ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ ہم ابھی سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ دنیا بھر میں سے جو زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، انہوں نے ہی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہیں۔ اسی کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ گیت نے اپنی رائے دی تو فہیم بولا، بالکل، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جس طرح کسی بھی ملک کی خبر رساں ایجنسی کہنے کو تو غیر جانبدار ہوتی ہے، لیکن اس میں اپنے ملک و قوم کی جانبداری پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ مثلا بی بی سی، کیا ان کے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی کرپشن، کوئی قتل نہیں؟ لیکن دنیا بھر سے وہ اپنی پالیسی، جو کہ مسلمان مخالف پالیسی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی انتہائی جانبدار ہیں۔ انہیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جنہیں وہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ امریکہ کا 9/11 ہوا تو دنیا بھر میں صف ماتم بچھ گئی، لیکن مسلمانوں پر ہونے والا ظلم کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو بس پہلے انہیں دیکھو، اور میرے خیال میں آج شام تک اس کا نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے، میں نے کہا تو سبھی اس پر مختلف باتیں کر کے اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اسی دوران جسپال آن لائن ہو گیا۔ اس کے ساتھ اروند سنگھ تھا۔ وہ پتلا سا نوجوان تھا، بہت گہری آنکھیں، گلابی ہونٹ، چوڑی پیشانی، سفید رنگ اور سیاہ پگڑی باندھے ہونٹوں پر مسکان سجائے صاف انگریزی میں بولا، سب کو میری طرف سے ست سری اکال۔
आदाब और मेरी तरफ से सलामती की बहुत ज़्यादा दुआएं। अरविंद सिंह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन दोस्तों से बात करो। हमारे दरमियान जो राबता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, मैंने कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ आते ही रोनीत कौर की सूरत में एक बेहतरीन काम करने वाली साथी मिल गई है। ये इसकी काबिलियत है कि इसने जो भी सीखा, अपनी मदद आपके तहत, हम दोनों मिलकर आप दोस्तों से राबते की पूरी कोशिश करेंगे। उसने जोश भरे लहजे में कहा और सब में बातें शुरू हो गईं। वो सारी टेक्निकल बातें थी। उसके नतीजे में दोनों में बहुत सारी मालूमात का इजाफा हो गया। उसने सलमान को मजीद मालूमात दी, कुछ चीज़ें लेने और कुछ देने को कहा। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मैं अब मुंबई में बहुत हद तक रसाई कर जाऊंगा, चाहे भारत कंप्यूटर में जितना भी आगे है। ब्लैक मार्केट उससे भी तेज़ है। ये तो किसी शय को इस्तेमाल करने वाले पर मुनहसिर है कि वो कितना बड़ा फनकार है। एक छोटे से चाकू से फल काटा जाता है और किसी को कत्ल भी किया जा सकता है। आनंद पार्क के इलाके में दरियाए धाई सर के किनारे बने हुए फार्म हाउस के अकबी गेट से निकलकर जसपाल और बानीता पैदल चलते हुए दरिया के किनारे तक चले गए। वो वहीं किनारे पर उगे सब्जे पर बैठ गए। उनके दरमियान काफी बहस हो चुकी थी और इस वक्त उनमें खामोशी थी। शायद वो अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। सूरज गरूब होने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। तभी बानीता ने दरिया की लहरों को देखते हुए धीरे से कहा, क्या कहते हो? वही जो तुमने सोचा, जसपाल ने धीमे से जवाब दिया और हाथ में पकड़ा हुआ कंकर दरिया में फेंक दिया। तो फिर उठो, उस साले गोपाल नंद तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बानीता कौर ने एकदम जोश से उठते हुए कहा। तो जसपाल सिंह ने जेब से फोन निकाला, उस पर नंबर पुश किए और उठकर चल दिया। वो दोनों चलते जा रहे थे। जसपाल का मिलाया हुआ नंबर मिल गया तो उसने कहा, टीएस, हमें जाना है गोपाल नंद से मिलने के लिए। ये तुम्हारा फैसला है? टीएस ने पूछा। आज नहीं तो कल उनसे सामना तो होना ही है। क्यों ना आज ही सही, जसपाल ने कहा। ओके हो गया, ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। सामने ही फार्म हाउस का अकबी गेट था। वो उस तक पहुंचे भी नहीं थे कि गेट खुला और एक स्याह फोर व्हील बाहर आ गई। उसमें टीएस बैठा था। ड्राइविंग सीट पर एक और नौजवान था। वो गेट खोलकर बैठे और चल दिए। उनका रुख ब्रावेली के इलाके की तरफ था। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों से कई लोग हमारे साथ चलने लगे। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में थे। जसपाल और बानीता को भी एक कार मिल गई और वो उसी कारवां के साथ रहे, लेकिन उनसे अलग आगे बढ़ते गए। वो एक मसरूफ बाजार था जिसके एक रेस्तुरान में वो दोनों जा बैठे थे। टीएस और उसके साथी इर्द गिर्द फैल गए थे। वो उन्हें दिखाई तक नहीं दे रहे थे। उन्होंने गोपाल नंद को वहीं बुलाया था। उसने वहीं आने का वादा भी कर लिया था। वो उसके इंतजार में थे। तभी दाखिली दरवाजे से गोपाल नंद आता हुआ दिखाई दिया तो जसपाल ने मखसूस इशारा दे दिया। वो आकर उनके पास बैठ गया और अपनी मखसूस धीमी मुस्कुराहट से बोला, इतनी इमरजेंसी क्या आन पड़ी कि यूं बुलवा लिया? देखो गोपाल, हमारे पास वक्त नहीं है फजूल किस्म की भाग दौड़ के लिए। जितना हो गया सो हो गया। अब बोलो, उस पुलिस ऑफिसर का काम तमाम करना है या नहीं, जिसका एडवांस तुम लोग हमें दे चुके हो? जसपाल ने पूछा। कैसी बातें करते हो? अरे काम तो करना है, तभी तो एडवांस दिया है। लेकिन तुम इतनी जल्दी काहे को कर रहे हो? अरे वो पुलिस ऑफिसर है, कोई टपोरी नहीं जो तुम यूं बात कर रहे हो। गोपाल ने काफी हद तक उलझते हुए पूछा। तुम्हारी कल वाली फजूल सी गेम ने हमारा बहुत सा वक्त जाया किया। अगर काम है तो ठीक, वरना हमें आज ही मलेशिया के लिए निकलना है। अपना एडवांस वापस लो, बानीता कौर ने कहा। तो इस पर गोपाल नंद ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब ये इतना आसान काम नहीं है। तुम लोग भारत से कहीं भी नहीं जा सकते। किसी भी एयरपोर्ट पर तुम लोग धर लिए जाओगे। मेरा तो ख्याल है मुंबई से भी। उसने कहना चाहा मगर जसपाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये हमारा मसला है, तुम अपनी कहो काम है या नहीं। है, उसने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। तो फिर डन तुमने करना है या तिवारी ने? बानीता ने रूखे लहजे में पूछा। मैं उनसे बात कर लूं? वो झिझकते हुए बोला। इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते। उठो और भाग जाओ। दोबारा हमसे राब्ता नहीं करना, और अगर हमारी ज़रूरत महसूस हुई तो तिवारी से कहना कि राब्ता करे। चलो भागो। बानीता कौर ने इस कदर दुरुस्ती से कहा कि गोपाल नंद का मुंह चंद लम्हे के लिए खुला रह गया।
फिर उसे होश आया तो उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि बानीता बोली, एक लफ्ज भी कहा ना तो यहीं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी साले, चल भाग। उसने दोनों की तरफ देखा, धीरे से उठा और तेजी से बाहर की जानिब निकलता चला गया। उसके कुछ देर के बाद वो भी बिल देकर बाहर की जानिब निकल पड़े। वो बाहर खड़ी कार के पास आए। उन्हें कुछ फासले पर टीएस दिखाई दिया। वो कार में बैठ गए तो टीएस का फोन आ गया। साला पूरी फौज के साथ आया था। कम से कम 12 लोग थे उसके साथ, उसने बताया। उनमें से अब भी कोई है? जसपाल ने पूछा। तेरे बाएं तरफ स्याह होंडा अकॉर्ड में 4 लोग अब भी मौजूद हैं। लगता है ताकुब करेंगे, उसने संजीदगी से कहा। चल फिर तो इनका काम करें, जसपाल ने कहा और कार बढ़ा दी। वो होंडा भी हरकत में आ गई और उनके पीछे चलने लगी। जसपाल के आगे टीएस की फोर व्हील थी। वो महादेव भाई डिसाई रोड की तरफ बढ़े और फिर मेन रोड पर आ गए। काफी आगे जाकर एक और रोड से भी आगे निकलकर नेशनल पार्क के पास दाएं जानिब खुले मैदान में उतर गए। वो कार मुसलसल उनके पीछे थी। जैसे ही जसपाल ने मैदान में कार रोकी तो वो होंडा भी रुक गई। इसके साथ ही दूसरी कारों ने भी उन्हें घेरे में ले लिया। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में वो कार साफ दिखाई दे रही थी। जसपाल ने अपना पिस्टल निकाला और कार से बाहर निकलकर यके बाद दीगरे उसके सामने वाले दोनों टायर ब्रस्ट कर दिए। उसी के चंद लम्हे के बाद किसी ने दूसरी तरफ से फायर किए तो कार के पिछले टायर भी फट गए। जसपाल ने अंदर बैठे लोगों का चंद लम्हे इंतजार किया। उनमें से कोई बाहर नहीं निकला तो वो सामने आ गया। उसने इशारे से उन्हें बाहर निकलने को कहा। वो नहीं निकले तो जसपाल ने जेब में से दस्ती बम निकाला। उसी लम्हे बाकी कारें पीछे की तरफ बढ़ गईं। उसने बम की पिन निकालकर उस कार की तरफ फेंक दिया। उसी लम्हे कार के चारों दरवाजे खुले और वो तेजी से बाहर निकलकर पूरी कुवत से भागे। मगर तब तक जसपाल अपनी कार में बैठ चुका था। बानीता ने कार को गेयर लगा लिया था। उन्हें अकब में धमाका सुनाई दिया। उन्होंने पलट कर नहीं देखा कि उनका हशर क्या हुआ। वो सब उसी तरह वापस मेन रोड की तरफ चल पड़े। तभी जसपाल के सेल फोन पर गोपाल का फोन आ गया। तिवारी के साथ मुलाकात फिक्स कर दी है आज रात को ही। बहुत देर कर दी भड़वे तुमने। हम पर निगाह रखने वाले तेरे भेजे हुए अब इस दुनिया में नहीं हैं, जसपाल ने कहा। ये क्या कह रहे हो? मैंने तो किसी को नहीं भेजा, उसने हैरत से कहा। फिर वो किसी दूसरे के लोग होंगे। कब करवा रहा है तिवारी से मुलाकात? उसने पूछा। बस 2-4 घंटों में, फौरन आ जा। उसका लहजा बिल्कुल बदल गया था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। गोपाल, अब जगह मेरी होगी, आना है तो ठीक, वरना तू अपना आप संभाल। मैं देखता हूँ तेरे तिवारी को। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि उसका सेल फोन बज उठा। जसपाल ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ किसी ने बड़ी मलाइमत से कहा, अरे जसपाल, हम हैं, राम तिवारी लाल। भाई किधर हो तुम? आओ बैठकर काम की बात करते हैं। बात तो हो गई है, हाँ अगर मजीद बात ही करनी है तो जहां हम चाहेंगे वहां आना होगा, जसपाल ने कहा। देखो, हम चाहें तो अभी तुम्हें कान से पकड़कर अपने सामने ले आएं, मगर हम ऐसा करेंगे क्यों? तुम खुद आओगे या हम लाएं तुम्हें? उसने तंजिया लहजे में कहा। तो फिर इसी बात पर लग गई तिवारी। अगर आज रात या अगले 24 घंटों में तुम मुझे अपने सामने ले आओ तो जो तुम कहोगे मैं करूंगा। अगर ना ला सके तो जहां मैं कहूं वहीं आ जाना। जसपाल ने उससे भी ज्यादा तंजिया लहजे में कहा। देखो, हमें मजबूर मत करो कि तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचें, उसने गुस्से में कहा। सोच के देख लो। अब के जसपाल का अंदाज चिढ़ाने वाला था। उसने मजीद बात नहीं की और फोन बंद कर दिया। इस पर जसपाल मुस्कुरा दिया। बनीता कौर, जसपाल और टीएस तीनों फोर व्हील में थे। बाकी सब उनके ताकुब में बढ़े चले आ रहे थे। नौजवान जीप तेजी से भगाए जा रहा था। टीएस ने सारी बात सुनकर किसी को फोन करके कह दिया था कि वो आ रहे हैं। एक खास मुकाम पर आकर वो सब रुक गए। सिर्फ फोर व्हील आगे बढ़ गई। वो पुरसकून, सरसब्जो शादाब और साफ सुथरी सरकारी कॉलोनी थी। इलेक्ट्रिक पोल की रोशनी से माहौल खासा ख्वाबनाक सा हो रहा था। वहां इतने बड़े घर नहीं थे लेकिन सभी रोशन थे। फोर व्हील धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी। चंद लम्हे के बाद वो एक पार्क की बाउंड्री के पास आ गए तो टीएस ने रुकने को कहा। नौजवान ने फोर व्हील रोक दी। टीएस, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा?
बानीता कौर ने संजीदगी से पूछा। बानीता, मुझ पर यकीन रखो, उसने बानीता का कंधा थपथपाते हुए कहा और गेट खोलकर नीचे उतर आया। फ्रंट से वो भी बाहर निकल गई तो जसपाल भी जीप छोड़कर नीचे आ गया। वो जरा सा ही पैदल चले थे कि एक सादा लिबास में पुलिसमैन तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और इससे पहले कि वो बात करता टीएस बोला, साहब को बताओ टीएस आया है। साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा और चल दिया। वो उसके पीछे चलते हुए पार्क में जा पहुंचे। एक मखसूस जगह पर वो खड़े हो गए जहां मिलगुजा सा अंधेरा था। तभी एक तरफ से दराज कद जवान आ गया। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था और उसके हाथ जेब में था। बाल संवरे हुए क्लीन शेव और गोरे रंग का था। वेलकम, उसने भारी आवाज में कहते हुए उनकी तरफ देखा। ये जसपाल और बानीता हैं, टीएस ने तारुफ करवाया तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तस्वीर में देखा है इन्हें, मुझे विनोद राणा कहते हैं। ये कहते हुए उसने उन तीनों से हाथ मिलाया। अभी हमने तिवारी, टीएस ने कहना चाहा तो उसने हाथ से इशारे से रोकते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले वो हिज़यानी अंदाज में ये हुक्म दे चुका है कि मैं हर हाल में इन दोनों को तलाश करूं। उसने मुझे सिर्फ 12 घंटे का वक्त दिया है। अभी 8 बजे हैं, सुबह 8 बजे तक। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुमने उसके दुम में आग लगा दी है। ये हुक्म उसने जाती तौर पर दिया होगा। टीएस ने पूछा तो विनोद राणा ने तल्खी से कहा, हाँ, साला समझता है कि हम उसके जाती मुलाजिम हैं। क्या वो समझता नहीं है कि हम उससे खेल रहे हैं? जसपाल ने कहा, हमेशा तैराक ही डूबता है और ताकत का नशा बहुत तेज होता है, जिसमें अक्सर औकात सारी हिस्सें माऊफ हो जाती हैं। मैं जानता हूं कि उसने एक नहीं, अब तक 3 पुलिस ऑफिसरों को मौत के घाट उतारा है और अब वो उसके गिर्द जाल बुन रहा है जिसके पास उसकी फाइल आ गई है। वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, तो फिर आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? बानीता ने पूछा तो वो यूं बोला जैसे वो बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हो। सबूत नहीं है और कानून सबूत मांगता है। ये सियासतदानों के उस क्लब से ताल्लुक रखता है जो सभी क्रिमिनल हैं। खैर, मेरी टीएस से बात तफसीली हो गई है और शायद ये मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं रिवायती अंदाज में मुजरिम को नहीं पकड़ता। इसका सबूत ये है कि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो। मैं समझा नहीं, जसपाल ने कहा। इतना समझ लो कि लोहा लोहे को काटता है। मैंने जब टीएस से बात की थी तब मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत स्टडी किया। जितना कुछ भी मुझे मिल सका उसके मुताबिक मैं आप लोगों से कुछ लो और कुछ दो के असूल से डील करना चाहता हूँ। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना भूल जाना कि हम एक दूसरे से मिले थे। उसने जसपाल की आंखों में देखते हुए कहा, कैसी डील? उसने पूछा। इस मुहिम में तुम लोग मेरी मदद करो। तिवारी को मारना बड़ा काम नहीं। मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मुझे वो पूरे सबूत के साथ चाहिए और उसके एवज मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम दोनों मुहिब्बे वतन हो और वो फिल्म एक साजिश के तहत तैयार की गई थी जो राह के पास है। एसीपी ने मजबूत लहजे में कहा। डन, जसपाल ने एकदम से कह दिया, फिर लम्हा भर के बाद बोला, मुझे किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं, मैं ये काम करूंगा। लेकिन एक बात जहन में रहे कि मुझे इस्तेमाल करने का सोचा भी ना जाए। देखो, मैं हिंदू घराने में पैदा हुआ, मेरा नाम हिंदुओं वाला है, लेकिन मैं इंसान और इंसानियत का कायल हूँ। अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बेइंसाफी ही बगावत को जन्म देती है। ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख या किसी के साथ भी हो। खैर, आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? ये पूछते हुए उसने गोया बात खत्म कर दी थी। कुछ नहीं, अब हम चलेंगे, टीएस ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़े तो विनोद राणा ने कहा, ये याद रहे कि हम चारों और साहब के अलावा किसी को मालूम नहीं कि हम राब्ते में हैं। उसने याद दिलाकर उनसे हाथ मिलाया और फिर वो वहां रुके नहीं। वो सभी इस वक्त आशा नगर के इलाके में थे जहां से वो हाईवे पर आकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनका रुख सिद्धार्थ नगर की जानिब था जो हाईवे की बाएं जानिब था। वो वहीं एक घर में कुछ देर रुकना चाहते थे कि रोनीत कौर का फोन आ गया। उसे गोपाल नंद का फोन नंबर देकर कहा गया था कि उसे तलाश करे। वो गोपाल नंद मुसलसल हरकत में है। इस वक्त वो इसी शहर के एक इलाके में है। मेरे सामने जो नक्शा है उसके मुताबिक वो गुलमहर रोड से आगे पंजाबी गली के पास रुका हुआ है। अब पता नहीं वो वहां रुकता है या नहीं।
रोनीत कौर ने बताया। ये आशा नगर ही का इलाका है? जसपाल ने पूछा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, टीएस ने कहा और ड्राइवर को बताने लगा कि किधर जाना है। अगले यू टर्न से उसने फोर व्हील मोड़ ली। आशा नगर के उस इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं, जिसके एक बड़े से क्रॉस पर मौजूद मार्केट के पास वो आ रुके। रोनीत कौर मुसलसल बता रही थी कि गोपाल नंद अब गुलमहर रोड पर नहीं। वो उन्हें ये तो बता सकती थी कि उसकी लोकेशन क्या है, मगर हतमी नहीं बता सकती थी कि वो कहाँ और किस जगह पर है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस जगह का पता मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। आप इस इलाके का एक चक्कर लगाओ, रोनीत ने कहा तो वो फिर से चल दिए। ये आंख मचोली आधा घंटा चलती रही। तभी रुनीत कौर ने एक बिल्डिंग के बारे में बताया। उसके ख्याल में वो वहीं हो सकता है। वो उसी बिल्डिंग के पास पहुंच गए। वो वहीं ठहरे, अभी सोच ही रहे थे कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए कि एकदम से बानीता की निगाह दूसरी तरफ हुई। तो वो पुरजोश अंदाज में बोली, वो देखो जसपाल, इधर वो सामने गोपाल नंद। जसपाल ने फौरन उधर देखा। वो बिल्डिंग से निकलकर एक सुर्ख कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। सुर्ख कार में ड्राइवर अपनी सीट पर था। टीएस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, इसे घेरो। उस वक्त तक गोपाल नंद कार में बैठा तो कार चल पड़ी थी। तभी नौजवान ने फौरन ही फोर व्हील तेजी से उधर मोड़ी और सीधा उस कार के सामने जा रुका। कार वाले को बहुत जोर से ब्रेक लगाना पड़े थे। ब्रेकों की चरचराहट अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जसपाल और बानीता ने पिस्टल निकाल कर फायर कर दिए, जिससे सुर्ख कार का टायर बरस्ट हो गया। इसके साथ ही दूसरा भी फट गया। सुर्ख कार वाले तेजी से बाहर निकले तो जसपाल भी इंतहाई रिस्क लेकर बाहर आ गया। उसने उन्हें पिस्टल से कवर करते हुए जोर से कहा, रुक जाओ गोपाल, वरना गोली मार दूंगा। जैसे ही उसने जसपाल की आवाज सुनी, उसने इंतहाई हैरत से पलट कर देखा और फिर अपना पिस्टल निकालते हुए पूरी कुवत से चीखा, यही है जसपाल जिसे हम तलाश कर रहे थे। उसका जोश रायगा गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी गन्नें सीधी की हुई थीं कि एक ही वक्त में दो फायर हुए और वो लुढ़कते हुए सड़क पर गिर गए। उस वक्त तक बाकी कारें भी उनके इर्द गिर्द आन रुकीं और उसमें से कई नौजवान बाहर आ गए। गोपाल नंद ने फायर करना चाहा, मगर उसे देर हो गई। नहीं, फायर किया तो जान से मार दूंगा, फेंक दो पिस्टल जल्दी, जसपाल ने कहा तो उसने इर्द गिर्द देखा और मायूसाना अंदाज में पिस्टल नीचे फेंक दिया।